हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। और सॉरी यार, दिन में वीडियो नहीं आ पाई। तो अभी हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 और काफ़ी तेज़ी से कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम कल नहीं परसों ही है। तो एक ही दिन बचा हुआ है तो हमको काफ़ी तेज़ी से चलना होगा। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ, जो कि हमेशा हर साल पूछता ही पूछता है। 10 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में इसका प्रूफ, और 5 नंबर में इसी का न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं कि पैरेललोग्राम लॉ को प्रूव कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे दो फोर्स मान रखे हैं कि एक P है, एक P फोर्स है, एक Q फोर्स है। ठीक है, एक P फोर्स हो गया, एक Q फोर्स है। देखो, P फोर्स इस साइड लग रहा है, Q फोर्स इधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है। ठीक है, एक Q फोर्स हो गया, इधर P फोर्स हो गया, और इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा बीच में। ठीक है, बीच में आ गया। ये तो मैं फिर से डायग्राम बना दे रहा हूँ यहाँ पे। डायरेक्ट हम कैसे कितनी तेजी से, बहुत ही इजी है। देखो, ये Q हो गया, ये P हो गया। ठीक है, रिजल्टेंट हमेशा बीच में ही आएगा, रिजल्टेंट बीच में आ गया। ठीक है भैया, आ गया, ये R हो गया। और ठीक है, मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है एंगल बिटवीन P एंड Q अल्फा है। P और Q के बीच में एंगल कितना है? अल्फा है। ठीक है, और एंगल बिटवीन R एंड P, इसके बीच में एंगल कितना है? थीटा है। यहाँ पे ये है थीटा। ठीक है, अब देखो हम प्रूव कैसे करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि जो R होता है, जो हमारा रिजल्टेंट होता है, वो रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, और पैरेललोग्राम नाम इसलिए इसका पड़ता है क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। एक पैरेललोग्राम की तरह इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए हम इसको पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। ठीक है, अभी इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो हम काफ़ी तेज़ी से चलते हैं यार। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, बहुत ईजी है। तो देखो, हम जब देखो यहाँ पे क्या है कि ये वेक्टर है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम किसी वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह पे इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी डायरेक्शन नहीं बदलेंगे। डायरेक्शन वही रहेगा और मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा, पर हम उसको एक जगह से दूसरे जगह पे चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस क्यू को उठा के यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, ये क्यू हमारा हो गया। अब देखो, क्यू ये हो गया, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये क्यू हो गया हमारा, ये क्यू और ये पी, इसके बीच का एंगल अल्फा ही तो है, तो ये अल्फा हो जाएगा। अब देखो, आर का मैं रिजल्ट, अगर मैं क्यू का रिजल्टेंट लूँ इसका, सॉरी यार थोड़ा सा फिगर सही नहीं, मतलब फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, पर समझ लेना। ये क्यू हो गया। अब देखो, क्यू का कॉम्प्लीमेंट एक इस साइड आ जाएगा, ये पी है, पी प्लस ये देखो क्यू, क्यू का कितना हो जाएगा? क्यू कॉस अल्फा, और इधर कितना हो जाएगा इस साइड? ये वाला, ये हो जाएगा क्यू साइन अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा। अरे यार, इसके दो कंपोनेंट आएंगे ना, एक ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा, तो इस वाले को उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे। अब देखो, ये ऐसा कुछ, इसका पूरा फिगर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इसका पूरा फिगर ये रहा। ठीक है, ये क्या हो गया? P प्लस क्यू कॉस अल्फा, और ये क्यू साइन अल्फा। और मैंने बोल रखा है कि रिजल्टेंट और P के बीच के जो रिजल्टेंट और इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, अब देखो, आर हम यहाँ से निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ से। अब हमें पता है कि हम आर निकालते हैं, आर स्क्वायर पाइथागोरस से। आर का आर क्या होता है? आर होता है रूट में क्यू, मतलब इस चीज का स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना? पाइथागोरस थ्योरम यही होता है ना, रिजल्टेंट इक्वल टू रूट में पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैं जस्ट यहाँ पे मैं इसी चीज को अप्लाई करूंगा और मेरे पास पूरा रिजल्टेंट आएगा। ये मैंने यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ये मेरे पास मिल गया पूरा यहाँ तक, यहाँ पर क्यू स्क्वायर साइन अल्फा। अब देखो, ये चीज और ये चीज मिलके एक हो जाएगी, क्योंकि क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से क्यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मेरे पास जो लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, और यही हमारा होता है पैरेललोग्राम लॉ का रिजल्टेंट फाइंड करना। ठीक है, अब देखो टेन थीटा यहाँ से फाइंड कर सकते। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? क्यू साइन अल्फा। बेस कितना है? पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो सिंपल यार, वही तो हो सामने एक क्वेश्चन लेके पैरेललोग्राम लॉ का।
ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर 35 किलो न्यूटन एंड 5 किलो न्यूटन रिस्पेक्टिवली। तो क्या है कि देखो, दो फोर्स किसी बॉडी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो मान लेते हैं वो फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक P है और एक Q है, दो फोर्स हो गए ये हमारे। अब बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट। तो ग्रेटेस्ट कौन है, 35 किलो न्यूटन। 35 किलो न्यूटन कब मिलेगा, जब हम P प्लस Q करेंगे। ग्रेटेस्ट तभी मिलेगा ना जब भैया जब दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, और एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। और लीस्ट कब मिलेगा, जब P माइनस Q हो जाए, अलग अलग डायरेक्शन में लग जाए ये। तो कितना मिल रहा है मुझे, 5 किलो न्यूटन मिल रहा है, ठीक है। लेट्स समीकरण इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास आएगा P जो आएगा 20 आएगा, और Q जो आएगा Q कितना आ जाएगा 2P 40, P इक्वल टू 20, और Q आ गया मेरे पास 15, ठीक है। 15 आ गया मेरे पास Q, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद देखो, इसके बाद हमको बोल रहा है कि फाइंड फोर्सेस, तो फोर्सेस निकल गए, फाइंड एंगल, तो एंगल निकाल सकते हैं हम। रिजल्टेंट दे रखा है 25, यहाँ पे देखो रिजल्टेंट दे रखा है 25, तो बोल रहा है कि एंगल बिटवीन दीज फोर्सेस निकालो। तो ठीक है, निकाल देते हैं हम। क्या हमारा फार्मूला होता है, रूट में आर इज इक्वल टू रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। एंगल मान लिया हमने थीटा है, ठीक है। रूट में P स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225 प्लस 2 इंटू P 20 इंटू 15 इंटू कॉस थीटा। आर कितना है हमारा 25 है, ठीक है। अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा हमको 625 रूट में 625, सॉरी ये तो रूट गायब हो जाएगा ना, ये रूट नहीं है, ठीक है। 625 प्लस 2 जो 4 600 कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, काफी इजी क्वेश्चन था ये। तो अब देखो 2 नंबर में यार ये पूछता है कंकरेंट फोर्स नॉन कंकरेंट फोर्सेस। देखो कंकरेंट फोर्सेस वो होते हैं जो एक ही पॉइंट पे लगते हैं, ठीक है। जैसे एक पॉइंट ये रहा, इसी पॉइंट पे देखो ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा है, इधर वाला फोर्स एक्ट कर रहा है, इधर वाला फोर्स एक्ट कर रहा है, इसको बोलेंगे कंकरेंट फोर्स, ठीक है। नॉन कंकरेंट फोर्स, जैसे कि एक फोर्स इस साइड लग गया, ठीक है, ठीक है ना, और देखो दूसरा फोर्स इस साइड लग गया, तीसरा फोर्स इस साइड लग गया, तो अलग अलग पॉइंट पे काम कर रहे हैं ये। यहाँ पे देख रहे हो, अलग अलग पॉइंट पे काम कर रहे हैं ये, इस साइड एक काम कर रहा है, इस साइड काम कर रहा है, तो ये नॉन कंकरेंट फोर्स होता है। फिर 2 नंबर में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होती है। देखो क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई फोर्स लग रहा है, तो फोर्स के काम करने का डायरेक्शन कौन सा है, एक्शन, फोर्स ऑफ एक्शन कौन सा है, ये वाला है। तो इस डायरेक्शन में अगर हम इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं अभी फोर्स, अगर हम इस पॉइंट ए को मान लो मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इस पॉइंट पे, या फिर यहाँ पे ले आता हूँ, तो पता है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ पे आप इस फोर्स को फोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे ले आ दो या यहाँ पे ले आ दो, कहीं पे भी ले आओ, बस इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, एक ये है, 2 नंबर में ये भी शायद आ जाए वेरिग्नोस थ्योरम। ये क्या बोलता है, मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ, ये क्या बोलता है, मान लो कोई P फोर्स है हमारा, हमारा P फोर्स इधर लग रहा है, Q इधर लग रहा है, और इसका रिजल्टेंट R इस साइड है, ये रिजल्टेंट R है। हमको बोल रहा है कि इस O के अकॉर्डिंग मूवमेंट निकालिए। तो मूवमेंट क्या होगा, O के अकॉर्डिंग R के लिए मान लो मैं ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस X है, ये वाली डिस्टेंस Y है, और ये वाली डिस्टेंस और क्या है, ये
ये वाली डिस्टेंस d है, ठीक है। तो p के लिए क्या हो जाएगा मोमेंट, p इंटू डी, ठीक है, प्लस q इंटू वाई इक्वल टू r इंटू एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा वेरिग्नॉस थ्योरम। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि जो कंपोनेंट होते हैं हमारे फोर्स के, उन कंपोनेंट से जो हमारा मोमेंट बनता है, एक पी से मोमेंट बन गया ये वाला, ये क्यू से बन गया, दोनों कंपोनेंट से, तो ये मोमेंट बन गया। इन दोनों का जो प्लस होगा, जो सम होगा, वो इसके रिजल्टेंट के, रिजल्टेंट कितना है, आर है, आर इंटू एक्स क्या हो गया, मोमेंट हो गया, इसके इक्वल होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा एक क्वेश्चन है फ्रिक्शन का, ब्लॉक प्रॉब्लम है। एक 3 ब्लॉक हैं एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं ए बी सी, और यहाँ पे पूछ रहा है कि पी फोर्स बता दीजिए, जबकि म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.3। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम FBD बनाने वाले हैं ए ब्लॉक का, सबसे ऊपरी वाली ब्लॉक का। तो मैंने बना दिया, कहाँ बनाया मैंने, यहाँ पे मैंने इसका FBD बना रखा है। देखो क्या है, टी फोर्स इस साइड लग रहा था, मैंने बना दिया टी फोर्स। इसका जो इसके वेट के कारण जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर, वो 300 न्यूटन लग जाएगा नीचे की ओर। आर जो कि न्यूटन्स ऑफ थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हो कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, किसी भी दो थिंग्स के बीच में, या किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में एक न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार एक फोर्स काम करता है, रिएक्शन वाला। अगर इस साइड आर लग रहा है तो इस साइड भी आर ही लगेगा, बस वही वाला फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। ये नीचे से आर फोर्स, नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पे R1 फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो डिसाइड कैसे किया मैंने, कि फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लगेगा। तो इसके लिए मैंने, तो यार देखो सिर्फ ब्लॉक ए को देखो, ए ब्लॉक ऊपर वाला था, इस पे टी फोर्स लग रहा है इस साइड, ठीक है। देखो जब जैसे ही फोर्स इस साइड लगेगा, क्या करेगा, ये ब्लॉक को इस साइड खींचेगा, ठीक है। किस साइड, इस साइड खींचेगा। तो क्या होगा, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है, तो ये इस साइड में एक जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, ये F1 लग गया हमारे इस साइड। देखो, और देखो नीचे 300 लग रहा था, ऊपर R1 लग रहा था। तो डायरेक्ट मैंने क्या किया, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, ठीक है। और R1 हमारा 300 है, तो क्या हो गया, R1 और 300, R1 इक्वल टू 300 हो गया, क्योंकि ऊपर एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, तो दोनों तो इक्वल होंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। और इक्विलिब्रियम में बने के रहने के लिए हमारी कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए, हो रही है। तो R1 क्या मिल गया मुझे, 300 न्यूटन मिल गया। सेम फोर्स हॉरिजॉन्टल में इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्स लग रहे हैं, एक F1 है और एक T है। तो T इक्वल टू F1 क्या होता है, म्यू R1। F1 फ्रिक्शनल फोर्स है ना भैया, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बहुत बार पढ़ रखा है, इसका फार्मूला होता है म्यू R1, और म्यू दिया 0.3, R1 पता ही लग गया 300। तो यहाँ से मुझे T पता लग गया 90, ठीक है। जैसे ही T 90 पता लगा, हम सिर्फ बी ब्लॉक पे आ गए। बी ब्लॉक का हमने ऐसे FBD बना दिया, ठीक है। तो FBD बनाया, तो ऊपर से एक फोर्स लग रहा था R1 पहले से ही, और ये क्या करेगा, ये इस साइड खींचने की कोशिश करेगा, इस साइड खींचेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा इस साइड लगेगा, ठीक है। इस साइड लग गया फ्रिक्शनल फोर्स, और नीचे भी यही सेम फ्रिक्शनल फोर्स नीचे। अब देखो अब यार ऊपर भी एक ब्लॉक है, नीचे भी एक ब्लॉक है, तो यार ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक और इस वाले ब्लॉक में एक फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लगेगा, और यहाँ पे भी नीचे ब्लॉक है, नीचे वाले ब्लॉक और इस ऊपर वाले ब्लॉक, मतलब ये वाले इस वाले ब्लॉक में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, जो कि इसी साइड में ही काम करेगा, क्योंकि रोकने की कोशिश करेगा ना। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आप इधर आओ, लेकिन ये दोनों भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं आप जाओ नहीं, आप रुके रहो, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, हमने डायरेक्ट वही फंडा अपनाया, वर्टिकल में 0, तो वर्टिकल में जब 0 किया तो हमारा R2 आ गया, R2 800 न्यूटन आ गया, ठीक है। और R1 क्योंकि पता है हमको 300, तो यहाँ से मैंने R1 की वैल्यू को 300 को यहाँ पे पुट कर दी है, यहाँ पे, तो मेरा 800 न्यूटन आ गया R2। फिर से सीधा हॉरिजॉन्टल में जितने भी एंगल थे मैंने एंगल नहीं, फोर्स जो 0 कर दिए, तो P इक्वल टू F1 प्लस F2 आ गया। तो P इक्वल टू 240 प्लस 90, 240 कहाँ से आया, 240 यहाँ से आया, 240 यहाँ से आया। F2 से, F2 क्या होता है, म्यू R2, म्यू 0.3 है, R2 क्या हो गया, R2 यहाँ निकाला ना, तो R2 क्या हो गया, 800 हो गया। तो ये 240, और यहाँ 240 को यहाँ पुट कर दिया मैंने इसमें, तो ये 330 न्यूटन आ गया इसका आंसर, ठीक है। देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसके जैसा ही कोई क्वेश्चन और आ जाएगा, ठीक है, पर कर तो लोगे, एक बार इसको कर लो।
अब देखो कभी कभी बोलता है कि लामीज थ्योरम को प्रूव करो, ठीक है, कभी कभी बोलता है, क्या पता बोल दे। तो सबसे पहले लामीज थ्योरम क्या होता है। लामीज थ्योरम कंकरेंट फोर्स के लिए काम करता है। जब कोई फोर्स किसी एक ही पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हो, लग रहे हो, तो वहाँ पे कंकरेंट फोर्स होता है और वहाँ पे लामीज थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात सेम है। एक फोर्स ए है, इस साइड लग रहा है, बी इस साइड लग रहा है, सी इस साइड लग रहा है। आपको देखने में लग रहा है कि ये अलग अलग पॉइंट पे काम कर रहे हैं, पर अगर मैं इनको ऐसे कुछ ऐसे बना दूं, ये देखो, ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये सी है। अब सही है। अब क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पे काम कर रहा है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे वर्क कर रहा है। ये तो एक कंकरेंट फोर्स हो गया। अब देखो मैंने लेट कर लिया है मैंने कि ए और, अब देखो मैंने क्या लेट कर लिया है, मैंने लेट किया कि यहाँ पे ए और सी के बीच का फोर्स गामा है, ठीक है। देखो कभी भी फोर्स, वेक्टर में फोर्स कैसे डिफाइन होता है, जब हमारा ए वेक्टर इस साइड हो और यहाँ पे मतलब एक ही जगह से इसकी जो टेल होती है एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, तब बोलते हैं कि ठीक है इसके एंगल इसका एंगल थीटा है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो ये और ये, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि इसके अगर ये मान लो यहाँ पर थीटा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि इसके बीच का एंगल थीटा है। ऐसा नहीं होता। इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आके बनाते हैं और अब बताते हैं कि भैया अगर अब मान लो यहाँ पे अल्फा दे रखा है, तो अब अल्फा यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो जाता है। तो बस सीधी सी बात है, मैंने यहाँ पे गामा मान लेट कर लिया है ए और सी के बीच का, बी और ए के बीच का मैंने बीटा लेट कर लिया है और सी और बी के बीच का अल्फा लेट कर लिया है। और देखो क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूरा 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री में से अल्फा चला जाएगा, कितना बचेगा, पाई माइनस अल्फा। अब इसके बाद मैं एक साइन रूल लगा दे रहा हूँ, अप्लाई साइन रूल। क्या कहता है, साइन रूल कहता है कि मान लो कोई अगर हमारा इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड मान लो ए है, तो ए अपॉन उसकी लेंथ और इसके जस्ट सामने वाला एंगल मतलब साइन वाला एंगल, साइन के अंदर लिखेंगे उस एंगल को, पाई माइनस अल्फा इक्वल टू, सेम ऐसे इस साइड भी हो जाएगा, बी अपॉन साइन पाई माइनस गामा इक्वल टू सी अपॉन साइन पाई माइनस बीटा। आप जानते हो कि साइन पाई माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा और इसका भी साइन गामा साइन बीटा। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, साइन लामीज थ्योरम हो गया, ठीक है।